नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर के MIA में कैरवा जाट गांव के चौराहे के पास एक व्यक्ति ने सरेराह 30 वर्षीय महिला मधु जाटव पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इससे मधु 90% झुलस गई। पुलिस ने थाना मालाखेड़ा अंतर्गत हल्दीना निवासी आरोपी दिनेश जाटव को हिरासत में ले लिया है। पुलिस दिनेश से पूछताछ कर रही है। इस दर्दनाक घटना के दौरान महिला आग में झुलसती रही, लेकिन किसी ने उसे बचाने का प्रयास तक नहीं किया, बल्कि लोग महिला का वीडियो और फोटो बनाने में लगे रहे। इस दौरान गांव में रहने वाले पुलिस कांस्टेबल कालूराम ने महिला के कपड़ों में लगी आग पर काबू पाया। इसके बाद कांस्टेबल महिला को बाइक से अस्पताल लेकर रवाना हुआ, जहां रास्ते में एम्बुलेंस पहुंचने पर उसे अलवर सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन यहां से प्राथमिक उपचार के बाद महिला को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया। थानाधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि यूपी निवासी राजेश पुत्र राम प्रसाद जाटव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह और उसकी पत्नी मधु MIA के नाहरपुर गाँव में रह रहे हैं। हल्दीना निवासी दिनेश पुत्र छोटेलाल मधु का परिचित है। वहीं आरोपी दिनेश जाटव ने बताया कि मधु उसकी परिचित थी। उन दोनों के बीच आपसी कहासुनी और झगड़ा हुआ था। इस दौरान मधु के हाथ में पेट्रोल से भरी बोतल थी, जिसने बोतल खोलकर पेट्रोल अपने शरीर पर डाल लिया। साथ ही माचिस जलाकर खुद ने अपने कपड़ों में आग लगा ली। लेकिन इस घटना में बड़ा सवाल यह है कि महिला और आरोपी के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस थाना MIA क्षेत्र में एक महिला अपने पति और 3 बच्चों के साथ रहती थी। मूलतः ये लोग उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। यहाँ पर ये फैक्ट्री एरिया में मजदूरी का काम करते हैं। उस महिला की जो है जली हुई कंडीशन में वो कीरवा जाट गांव है उसके पास सड़क किनारे मिली। पुलिस इसको अस्पताल लेकर आई, जहां पर उसे प्राइमरी उपचार करके अधिक बर्न होने की अवस्था के कारण SMS अस्पताल जयपुर में रेफ़र कर दिया गया, जहां वो अब एडमिट हो चुकी है। उसके पति और उसका भाई ने पुलिस को ये रिपोर्ट दी कि दिनेश जाटव निवासी हल्दीना एक लड़का है जिससे उसकी पत्नी का परिचय था, और उसने फ़ोन करके उसको मिलने के लिए बुलाया कीरवा जाट के चौराहे के पास, और वहाँ पर उसने पेट्रोल डाल करके और मेरी पत्नी को जलाकर जान से मारने का प्रयास किया। इस रिपोर्ट पर जो आरोपी है उसके विरुद्ध हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया गया है और आरोपी को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। अब गहनता से इसमें अनुसंधान किया जाएगा। डॉक्टरी रिपोर्ट, घटना पर प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, CCTV कैमरे के फुटेज, और उसके आधार पर आगे की जो है कार्रवाई उसको अमल में लाया जाएगा। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में शनिवार को रामाश्रय का लोकार्पण वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर मंत्री संजय शर्मा ने रामाश्रय वार्ड का फीता काटकर उद्घाटन किया और इसमें भर्ती मरीजों से इलाज के बारे में पूछा। इस दौरान वार्ड में भर्ती मरीजों ने मंत्री को बताया कि अस्पताल में उनको बेहतर इलाज मिल रहा है। इसके अलावा मंत्री संजय शर्मा ने इस वार्ड में कार्यरत नर्सिंग कर्मचारी और डॉक्टर को निर्देशित किया कि मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए। इस मौके पर मंत्री के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान, नर्सिंग जिला अध्यक्ष सियाराम मीणा, डिप्टी कंट्रोलर विजय सिंह चौधरी सहित अनेक नर्सिंग कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के सभी जिला अस्पतालों में रामाश्रय वार्ड खोलने की योजना चलाई गई है, जिसका उनके द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया है। इस वार्ड में भर्ती बुजुर्ग लोगों को विशेष सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह संकल्पित है। इसके अलावा अस्पताल में नर्सिंग कर्मचारियों द्वारा पैसा एकत्रित करके जल मंदिर खोला गया है, जिसमें बाहर से आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को पीने के लिए पानी उपलब्ध रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी खीवसर द्वारा एक रामाश्रय वार्ड का एक योजना लाई गई है राजस्थान सरकार द्वारा, जिसका विधिवत आज लोकार्पण किया गया है। इसमें जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको विशेष सुविधा प्रदान करने का काम राज्य सरकार करेगी। अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा हर व्यक्ति को मिले, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी राजस्थान सरकार कर संकल्पित है। उसी मुहिम के तहत आज ये कदम राज्य सरकार द्वारा उठाया गया है और पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालयों पर इस प्रकार के रामाश्रय वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें हमारे जो एक एज ग्रुप के जो वरिष्ठ नागरिकगण हैं, जिनको अच्छी चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता है, सुविधाओं की आवश्यकता है, उसको लेकर के ये पहल राजस्थान सरकार ने उठाई है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। तकरीबन कितनी लागत का जो ये लोकार्पण किया गया है? देखिए, इसमें पहले से ही निर्माण किया हुआ था। इसमें मॉडिफाइड करके अच्छी सुविधाएं हमारे बुजुर्गों को मिले, उसका प्रयास और पहल राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। साथ ही साथ एक जल मंदिर हमारे जो अलवर के जो हमारे नर्सिंग स्टाफ है, उन्होंने खुद ने अपने पैसे से इकट्ठा करके यहाँ आने वाले चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को और उनके परिजनों को सुविधा मिले,
उसका भी आज लोकार्पण किया गया है। उसको लेकर के मैं हमारे जितने भी नर्सिंग स्टाफ्स हैं और हमारे जो भी इसमें इन्होंने योगदान किया है, मैं मेरी ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने परिवारजनों को और मरीजों की परेशानी को देखते हुए जो पहल करी है। और मेरा ये मानना है कि संभवतः राजस्थान में ये पहली और अनूठी पहल हमारे नर्सिंग स्टाफ के द्वारा की गई, उसके लिए मैं विशेष रूप से उनको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा। अलवर के सीएमएचओ कार्यालय में नवनियुक्त सीएमएचओ योगेंद्र शर्मा ने शनिवार को कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। शर्मा ने कहा कि वे अभी तक टीबी रोग विशेषज्ञ थे। वे टीबी और सिलिकोसिस मरीजों का इलाज किया करते थे, लेकिन जब वे शनिवार सुबह उठे और उन्होंने अपने मोबाइल पर सीएमएचओ बनने को लेकर देखा, जिससे उन्हें पता लगा कि उनको सीएमएचओ पद के लिए सरकार ने चयनित किया है। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनकी हमेशा से प्राथमिकता रही है कि मरीजों को बेहतर इलाज दिया जाए। उन्होंने टीबी रोग विशेषज्ञ रहते हुए टीबी और सिलिकोसिस के लिए जिले में बहुत अच्छा अभियान चलाकर लोगों को टीबी से मुक्त करने का कार्य किया है। सीएमएचओ बनने के बाद अब उनके द्वारा जिले की रैंकिंग में सुधार किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा है कि स्वास्थ्य का पेशा सेवा से जुड़ा हुआ है। ऐसे मरीज की सेवा करते हुए और अपने निजी हित को पीछे रखते हुए कार्य करें और जिले को अग्रणी बनाने का प्रयास करें। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी चिकित्सा और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही करेगा तो पहले उसे समझाया जाएगा। अगर समझने पर भी वह नहीं माने तो उन पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं सरकार का इस दायित्व के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि अभी तक मेरे पास 3 डिपार्टमेंट थे, HIV, TB और सिलिकोसिस। उसमें ज़िले ने काफ़ी अच्छा काम किया है और हम आप काफ़ी सही पदों पर हैं, सही स्थान उसमें रखते हैं। तो अभी जितने भी इंडिकेटर्स हैं जिसमें भी हमारा अलवर ज़िला कहीं पर भी पीछे लैग करता है, तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं अगले 2-3 दिन में उन कामों को सभी को समझ के और उन पर कार्य करते हुए एक पॉजिटिव वे में अपने ज़िले की रैंकिंग में सुधार करूं। यही मेरी प्राथमिकता है। और सभी अधिकारियों कर्मचारियों से मेरा यही निवेदन है कि स्वास्थ्य का जो पेशा है वह सेवा से जुड़ा है, तो मरीज की सेवा को ध्यान में रखते हुए अपने निजी हितों को पीछे रखते हुए कार्य करें और ज़िले को अग्रणी बनाने में मेरा और सभी आप लोगों का सहयोग रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी जो टीम है वो और अच्छे से काम करेगी और हम इसमें सफल रहेंगे। सर, सभी सफाई स्वच्छता स्वास्थ्य का मूलभूत आधार है, तो सभी जगह कोशिश ये की जाएगी कि जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका बेस्ट उपयोग हो और उसका हम उचित तरीके से सबका निराकरण करें। और जहाँ पर भी सफाई व्यवस्था नहीं है या किसी भी कोई दोषी है या उसमें कार्य करने में रुचि नहीं ले रहा है, तो हमको उसको पहला प्रयास समझाइश का होगा कि वह उस कार्य को तत्परता से करे और उसे भी अपना घर परिवार ही समझे कि जैसे वो अपने घर को स्वस्थ रखता है ऐसे अस्पताल को भी स्वस्थ और साफ रखें। अलवर शहर में इन दिनों चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। चोर सुने मकानों और दुकानों को अपना निशाना बनाने में लगे हुए। ऐसा ही मामला कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खदाना मोहल्ले में देखने को मिला, जहां चौकी शेख सराय स्कूल में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने स्कूल के सरकारी रिकॉर्ड, फर्नीचर सहित अन्य घरेलू सामान पर हाथ साफ कर दिया। मामले को लेकर प्रिंसिपल की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अध्यापिका अंजू नकड़ा ने बताया कि वे जब सुबह स्कूल आई तो उन्होंने देखा कि अज्ञात चोर स्कूल के गेट की कुंडी तोड़कर, खिड़की का ताला तोड़कर स्कूल में रखे सरकारी रिकॉर्ड, पोषाहार का सामान, फर्नीचर सहित कुल 50,000 का सामान चोरी कर ले गए, जिसे लेकर पुलिस थाने में चोरी की रिपोर्ट दी गई है। इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने स्कूल में हुई चोरी का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सर, मैं इधर से गुजर रही थी 13 तारीख को, तो यहाँ से मुझे ये कुंडी टूटी हुई दिखी, गेट खुला सा दिखा थोड़ा सा, तो मैंने सोचा ये कुंडी खुली कैसे है। देखा आके अंदर तो कोई भी सामान नहीं था। अलमारी वो जो सामने है उसके अंदर सारा हमारा रिकॉर्ड रखा हुआ था स्कूल का, और एक बड़ा बक्सा भी था उसके अंदर भी रिकॉर्ड रखा हुआ था। बाकी स्कूल का फर्नीचर है और पोषाहार की प्लेट्स हैं या और भी सामान जो हमारा था तो वो रखा हुआ था। और ये स्कूल हमारे चौकी शेख सराय के अंडर में है, हमारे ये बिल्डिंग हमारे अंडर में। तो मैंने देखा तो वो सारा चोरी था। फिर मैंने जाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट। तो कितने की लगभग चोरी मांगते? सर, जैसे रिकॉर्ड की तो कीमत लगा ही नहीं सकते हैं हम लोग, बाकी जो फर्नीचर है या बक्सा है, अलमारी का गेट है, तो ये है तो लगभग 50,000 का सामान तो सर हो गया। अलवर की एनईबी थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श कॉलोनी में स्थित श्री कालेराम सरकार हनुमान मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोर मंदिर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर
कैमरे का डीवीआर, भगवान के पैरों में बंधी पायजेब, छत्र सहित कपड़े लेकर फरार हो गए। यह घटना मकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां 2 युवक बाइक पर आए और मंदिर में चोरी कर फरार हो गए। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मंदिर पहुंची और घटना का जायजा लिया, लेकिन पुलिस को अभी चोरों का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। मंदिर महंत महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि इस मंदिर में करीब 3 से 4 बार चोरी हो चुकी है, लेकिन चोरों की हौसले इतने बुलंद हैं कि वे पुलिस से भी नहीं डर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर में प्रतिमाओं के ऊपर लगे छत्र, मूर्तियों के वस्त्र और कैमरे की डीवीआर चोरी कर चोर फरार हो गए। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए हैं। मकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 युवक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनबी एक्सटेंशन श्री कालेराम सरकार हनुमान मंदिर है न्यू आदर्श नगर में, और यहाँ पर लगभग 3 बार चोरियां हो चुकी हैं। इससे पहले एक बार दान पात्र में लगभग 20-25 हजार रुपये चोरी हो चुके हैं। दूसरी बार जब ताला टूटा था तो चोरी कुछ चीज़ों की हुई थी, घंटे घड़ियाल वगैरह, लोगों को पता लग गया तो वो चोर भाग गए। और तीसरी बार जब इन्होंने चोरी की है तो भगवान कृष्ण के पैरों में पायजेब थी, वो चुरा ले गए हैं। कैमरे का डीवीआर ले गए, कुछ भगवान के जो आभूषण थे वो भी गायब हुए हैं। बाकी हम अभी देख रहे हैं क्या क्या चीज़ गई है, क्योंकि मंदिर में बहुत सारी भगवान की मूर्तियां हैं तो सभी का एक साथ पता नहीं लग सकता। बाकी काफ़ी कुछ चोरी हुआ है और बार बार ये हरकतें मंदिरों में हो रही हैं, ठीक बात नहीं है। इसलिए प्रशासन से ये अपील है। पुलिस मौके पर आई थी, तुरंत पुलिस आ गई थी और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। सभी आसपास के जो कैमरे हैं उनको भी तलाशा है, खंगाल लिया है, और पुलिस ने आश्वासन भी दिया है कि हम अतिशीघ्र इसका राज खोल देंगे। आपका चोरी का जो है रहस्य उसको लगभग कितने की चोरी मानते हैं? लगभग सर ज़्यादा भी नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 20-25 हजार रुपये का लगभग है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो आस्था की है, भगवान की पोशाक फैला दी गई है, मुकुट पटक दिया है। भाजपा सरकार में केंद्रीय मंत्री और अलवर से सांसद प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने शनिवार को पार्टी कार्यालय में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट और भंवर जितेंद्र सिंह सहित कांग्रेस के बड़े नेताओं के चुनाव नहीं लड़ने पर कहा कि इनको हार का डर है। ये सब अभी सदमे में है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की नहीं सुनी जा रही है, जो कह रहे हैं कि पार्टी के बड़े नेताओं को लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। अलवर में उनके सामने भंवर जितेंद्र को नहीं उतारने का जवाब भी खड़गे ही दे सकते हैं। भूपेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत में यह कहा कि 5 साल तक कांग्रेस ने रुमाल झपट्टा वाली सरकार चलाई है। भूपेंद्र ने खुद को बाहरी नहीं यही का बताया। उन्होंने मीडिया के सवालों का खुलकर जवाब दिया। कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के दर्द को नहीं समझ रही है, ऐसे में वह देश की जनता के दर्द को क्या समझेंगे। इसलिए खड़गे का बयान दर्शाता है कि कांग्रेस हताश और निराश है। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि अब यह पार्टी चौखट पर जाकर सिमट ना जाए, इसलिए स्वाभिमान के साथ कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। वहीं भाजपा सबका विकास सबका साथ लेकर चलती है। उन्होंने पैतृक गांव में भी पुस्तकालय खोला है। इसके अलावा अलवर जिले में जिस जगह स्वामी विवेकानंद के चरण पड़े हैं उस जगह भी लाइब्रेरी बना दी है। इसके बाद उन्होंने 57 गाँव में भी ई लाइब्रेरी खोली है। वहीं 20 स्कूलों के कक्षों के निर्माण का पैसा दिया। ऐसे में अब सौभाग्य से उन्हें अलवर से चुनाव लड़ा दिया। अब आगामी 5 साल का मौका मिलेगा तो उनके द्वारा दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा। अब ERCP योजना पर काम शुरू हो गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में हर घर पर सोलर लगाने से 300 यूनिट बिजली फ्री मिल सकेगी। इसके अलावा उन्होंने सरकार के कई नए प्रोजेक्ट गिनाए। उन्होंने कहा कि अलवर में बहुत कुछ नया करेंगे। वे अलवर में सफाई सहित अन्य विषयों को भी देख रहे हैं। वे ESIC का अस्पताल लेकर आए, अब वे एलिवेटेड रोड लेकर आए हैं। उनके समय में कभी एक्सप्रेस हाईवे नहीं बना। नीमराणा और बहरोड में ESIC अस्पताल की स्वीकृति हुई है। उन्होंने कहा कि वे अलवर में ही रहेंगे, जो उनका निवास होगा। साथ ही नशा मुक्ति से दूर रखने के लिए युवाओं को जागृत करने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने युवाओं को लाइब्रेरी से जोड़ने की कोशिश की है ताकि युवाओं को अच्छे संस्कार मिल सके। इसके लिए वे बहुत सी सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लेंगे। सरिस्का में इको जोन फाइनलाइजेशंस करने के लिए कांग्रेस को बहुत बार चिट्ठी लिखी, अब वे इसे फाइनल करने में लगे हैं। इस मामले में व्यापारियों सहित अन्य लोगों से वार्ता की जा रही है। अब राजस्थान सरकार के जरिए तुरंत इसे पूरा कर लिया जाएगा। पार्टी अपना लगातार विस्तार कर रही है। जो बीजेपी में आ रहे हैं उनका स्वागत करते हैं। सब लोगों के पास मोदी की गारंटी पहुंच रही है, इसलिए लोग बीजेपी में आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के दरवाजे बीजेपी की तरह खुले नहीं है, इसलिए वे जनता को स्वीकारते हैं। भाजपा के परिवार का दिल बड़ा है और मन भी बड़ा है। उनके आने पर भी पार्टी यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। करके आगे बढ़ रहे हैं।
अभी राजस्थान और तरक्की भजन लाएगी। सर, इलेक्ट्रोड बॉन्ड पर पूरे देश में बात हो रही है, मीडिया में लगातार लिस्ट भी आ रही है कि जिनकी कंपनी का टर्नओवर कम है और उन्होंने ज्यादा चंदा दे दिया पार्टी को, क्या मीडिया की सारे विषयों पे नहीं है, तथ्यात्मक विषय है, इसका तथ्यों के साथ ही जवाब दिया। सर, आपकी सरकार 10 साल रही है केंद्र में, पत्रकारों के लिए क्या काम किए? पत्रकार सुरक्षा कानून अब तक नहीं बना है, वो कितने काम हुआ? पत्रकारों के मान सम्मान के लिए, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। अलग अलग राज्य सरकारों में जो सारे कल्याणकारी विषय उनको सर, भूपेंद्र जी जीतेंगे इसमें कोई संदेह नहीं, ललित जी क्यों हारेंगे ये बताइए। मैं सकारात्मकता में विश्वास रखता हूँ। मुझे अलवर की जनता जो आशीर्वाद देगी उसके लिए मैं सेवा के संकल्प के लिए आगे बढ़ूंगा। बाकी क्या परिणाम और साइड इफेक्ट है वो मैं आपको लोग ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र यादव जी इतना बड़ा चेहरा है, उनके सामने बड़ा ही चेहरा उतरना चाहिए था, जैसे जितेंद्र सिंह। आपको लगता है कि चुनाव अब मुकाबले का है, या जितेंद्र सिंह लड़ते तो ज्यादा मुकाबला होता? ये तो खड़गे साहब के भी दिल का दर्द है। खड़गे साहब से पूछिए, आज उन्होंने दिल का अपना दर्द व्यक्त किया। दूसरा, अब मोदी की गारंटी की बात हमेशा दोहराते रहते हैं। आपकी पार्टी में कई अभी आज भी जयपुर में कुछ कांग्रेसी गए हैं, उनका भी लोग कह रहे हैं कि उनके पास कोई वोट बैंक नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। ऐसे लोगों को पार्टी ले रही है, फिर मोदी की गारंटी की भी बातें हम बराबर कर रहे हैं। पार्टी अपना लगातार विस्तार कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता आ रहे हैं उनका हम बड़े हृदय से स्वागत करते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में जनाधार के बढ़ने के लिए अच्छे, प्रोफेशनल, पढ़े लिखे, समझदार लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का विषय किया। लोकतंत्र में ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा लोग पार्टी के अंदर आए, ये हर पार्टी का विषय है। आज मोदी की गारंटी ही है कि सब लोग भाजपा में आए। ये सब जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं आज जयपुर में हो रहा है, कौन कौन लोग हैं और क्या उन्होंने खुद ने अप्रोच किया था या आपकी तरफ से कैसे किया? बहुत अच्छी संख्या में आ रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस अलवर में बचेगी ही नहीं, और मैं सबका स्वागत करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ, और ज्वाइनिंग के बाद उनका नाम से भी स्वागत करूंगा। बहुत ही प्रतिष्ठित लोग अलवर में पार्टी का। कांग्रेस को जानना है, वो जाएगा, दरवाजे खुले। यही तो दिक्कत है, कांग्रेस के आने के दरवाजे बंद है, इसीलिए तो लोग चौखट के अंदर नहीं घुस पाते। आपकी पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन के कांग्रेस के दरवाजे अगर आम आदमी के लिए खुले होते तो सब चले जाते। इसलिए कांग्रेस, इसलिए हम जनता के बीच में, हम जनता को स्वीकार करते हैं, हम जनता को। जो लोग आ रहे हैं वो कांग्रेस से दुखी होकर बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी एक्सेप्ट कर रही है उनको। मोदी जी की गारंटी पे विश्वास करके विकसित भारत के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी को। अब करण सिंह जी आ रहे हैं, कोई विकसित गारंटी पे विश्वास? सर, जिस तरह से भाजपा सभी विपक्षी दलों के जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको शामिल कर रही है अपने परिवार में, तो परिवार में भी कहीं ना कहीं मनमुटाव की संभावना बढ़ जाती है। हमारे परिवार का दिल बड़ा है, मन बड़ा है। सर, एक आखिरी सवाल है, भिवाड़ी विश्व के प्रदूषित शहरों में आ रहा है और आप केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री। निश्चित रूप से जब मैंने भिवाड़ी में भी बोला था तो वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए हम काम करेंगे। जब मैं ESIC अस्पताल में भी बोल के आया था तो वायु प्रदूषण के लिए जो 131 शहरों का चयन किया था, उसमें जो केंद्र सरकार की ग्रांट का विषय था और तुलनात्मक रूप से जो हमने कमी करी है उसको मैंने रखा था। लेकिन इसके लिए भी पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के दिन सर, आपके पूर्व कैबिनेट मंत्री जसवंत यादव जी का एक बयान आपकी पार्टी के लोगों के बीच में ही चर्चा का विषय है। उनको आपने ये कहा मंच से कि मुझे केवल जसवंत यादव ही कुछ बात कहने की हिम्मत रखते हैं, बाकी तो इधर उधर की बात करते हैं। मुझे हर कार्यकर्ता कुछ जो अपने मन की बात है वो कह सकता है। और आप मेरी पार्टी कार्यालय में आके देखिए, मेरे अध्यक्ष बताएंगे, मैं 8 बजे सभी के साथ रहता हूँ, सभी के साथ। विपक्ष एक अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है कि ये तो हाई प्रोफाइल नेता हैं, केंद्र में तीसरे सबसे बड़े नेता हैं, तो मतलब वो आम आदमी के पहुंच में नहीं आएंगे। मैं खुद अपने आप में आम आदमी हूँ, सामान्य आदमी हूँ। आप मुझे इतना बड़ा नेता रखते हैं, मैं तो कभी कोई सिक्योरिटी भी साथ नहीं रखता। मैंने कभी अपने जीवन में ऐसा जीवन जिया ही नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़े जिसको कहते हैं पर्दे के पीछे या बहुत बड़े शिक्षक के पीछे रहता हूँ। मैंने 15 राज्यों में लगातार जमीन पर बैठ के काम किया है। मैं जमीन का आदमी हूँ, जमीन पे रहता हूँ, जमीन पे रहना चाहता हूँ। कांग्रेस लगातार लंबे समय से अलवर जनता वेट भी कर रही है। जब सपना था एक बहुत हाई स्पीड ट्रेन एक आएगी, एक कार्गो एयरपोर्ट यहाँ बनेगा, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने कहा कि सब भाजपा ने रोक दिया। कांग्रेस की तो सरकार ही नहीं बनने जा रही। खड़गे साहब के दर्द है कि उनके बड़े नेता चुनाव से भाग रहे हैं। ऐसे में देश मोदी जी की गारंटी पे आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत में हम
अलवर को विकसित भारत में अग्रतम स्थान पर ले जाएंगे। उसके लिए सबके साथ मिलकर काम करेंगे और मीडिया का भी सहयोग प्राप्त करेंगे। कहीं शाइनिंग इंडिया की तरह तो नहीं हो जाएगा, ये भी गारंटी भी विकसित भारत की तरफ कुछ विषय है कि जैसे 2014 में हिंदुस्तान 5 डगमगाती अर्थव्यवस्थाओं में था, आज 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 2014 तक कोई राम मंदिर बनाने की विषय नहीं सोचता था, आज राम मंदिर का निर्माण हो। 2014 से पहले गरीबों के कोई खाते नहीं थे, आज 30 से 50 करोड़ गरीबों के जनधन खाते हैं। कोविड आने के बाद सबका फ्री वैक्सीनेशन, कोविड के बाद 80 करोड़ लोगों को अनाज के वितरण की व्यवस्था है। 2014 के पहले महिलाओं को गैस चूल्हा नहीं था, आज 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला कनेक्शन। 2014 से पहले किसानों के लिए कोई सम्मान निधि का विषय नहीं होता था, आज 10 करोड़ किसानों को सम्मान निधि है। 2014 के बाद भारत न केवल राम मंदिर बना के आगे बढ़ा है, बल्कि चंद्रमा पे गगनयान को भी उतारा है। हम अपनी सांस्कृतिक विरासत से लेके विकास के रास्ते पे जो चलने का विषय है, उसी को विकसित भारत कहते हैं। वही मोदी की गारंटी। एक अंतिम चीज, अलवर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो यहाँ था वो नोएडा शिफ्ट हो गया, रैपिड रेल या मेट्रो रेल का अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो आप अगर यहाँ से चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसी कोई योजना जिससे मैं फायदा अलवर के हर प्रोजेक्ट के लिए काम करूंगा। मैं तथ्यों के आधार पर विषयों का अध्ययन करके बोलने वाला व्यक्ति हूं। मैं निश्चित रूप से अपना एजेंडा भी अलवर को प्रस्तुत करूंगा और मैं अलवर के पूरे चुनाव से पहले आप कोई संकल्प पत्र लाएंगे? मैंने अभी चुनाव प्रचार शुरू किया है। मैं 8 विधानसभाओं के लोगों से मिल रहा हूँ और मैं अलवर के पूरे विकास के लिए। उन्होंने तो ESIC का अस्पताल नहीं किया, हम ESIC का अस्पताल लेकर के आए। उनके समय में एलिवेटेड रोड पूरा नहीं हुआ, हमने एलिवेटेड रोड को करा। उनके समय में कभी एक्सप्रेस हाईवे नहीं बना, खुद आप अलवर के विधायकों से पूछो कि उसके मोड़ को बनाने का काम हमने किया। मेडिकल और उसके बाद नीमराणा में अभी जो नया अस्पताल की जो स्वीकृति हुई है, बैरोड में जो स्वीकृति हुई है, डिस्पेंसरी जो हुई है, वो सारे विषय किए गए। प्रदेश में विकास की बात करी तो अलवर में वो क्या समस्या है जिनका निराकरण आप जरूरी समझते हैं? मैं अभी पानी, बिजली, सफाई, अलवर शहर के जो विषय हैं, मैं उन सबका संज्ञान ले रहा हूँ। मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, आशीर्वाद ले रहा हूँ। और मैं तो ये मानता हूँ कि मीडिया के जो मेरे अलवर के मित्र हैं, उनके साथ भी बढ़कर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करके विजन आपका भी मैं लेकर के स्वामी विवेकानंद की मैं अलवर में रहूंगा। कहाँ मिलेगी जनता आपसे? जो अलवर में मेरा निवास होगा, और मैं तो जनता के चरणों में ही रहूंगा। सर, आपने स्वामी विवेकानंद और युवाओं की बात करी है। अलवर का युवा ज़्यादातर गुटखा के कारण तबाह हो रहा है, शराब के कारण तबाह हो रहा है, तो क्या आपकी सरकार शराब और गुटखा को लेकर गुजरात की तरह कोई डिसीजन लेने की क्षमता रखेगी? देखो, नशा मुक्ति कई तरीके से होता है और नशा मुक्ति एक बड़ी समस्या है, और इसलिए मैं जो एक ई-लाइब्रेरी के जो संस्कार केंद्र की बात जो मेरे मन में थी, और मैंने जो 57 गाँव में किया, तो 75 गाँवों तक ये पहुँचने का मेरे पास सूची है, मैं आपको दूंगा। अगर हम उसको एक अच्छे संस्कार, एक मोटिवेशन के रूप में करें। अभी कई बार नशे का एक बहुत बड़ा कारण होता है, बालक जो है कंपटीशन के चक्कर में प्रोडक्ट बन जाता है। हमें उसको प्रोडक्ट से ज़्यादा पर्सनालिटी बनाना चाहिए, उसके व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए, और इस तरह के संस्कार केंद्रों से ही व्यक्तित्व का विकास है। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी काम कर रही हैं। मैं एक जो संस्था चलती है, वो अपनों घर जो जैसी जो संस्था है, मतलब एक दूसरे क्षेत्र में काम करती है, लेकिन भरतपुर में शुरू किया, बाद में मैं उनके जयपुर केंद्र, अजमेर केंद्र से भी जुड़ा रहा, अलवर में भी किया। मैं मतलब मेरा मन ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ने का, लेकिन वो एक अलग है, और ये दूसरी चुनौती, हमारे जो बच्चों की चुनौती है, ये उससे बड़ी चुनौती। सर, इसका एक ऐसा क्षेत्र है जिसको लेकर के अगर उसका विकास पे जयराम रजनीश थे, उस दौरान इस पर ध्यान दिया गया था, इससे रोजगार भी मिल सकता है। यहाँ के लोगों का जो रणथंभौर के अकेले का देखा जाए, मतलब एक ही हिस्सा है, उससे ज्यादा ही डेवलप हो सकता है दिल्ली NCR का नली। लेकिन कहा सरकार इस पर कोई काम नहीं कर पाई। नहीं, काम करने का विषय नहीं था कि इसका जो ESZ था, हमने कांग्रेस के समय में कितनी बार चिट्ठियां ली। अब इसका ESZ का जो फाइनलाइजेशन है, और उसमें भी पिछले 2 सालों से अलवर के हमारे सभी व्यापारी एसोसिएशन सबके साथ मेरी लगातार वार्ताएं हुई हैं, और राजस्थान सरकार का, अशोक गहलोत की सरकार के समय में प्रपोजल मांगने के बाद भी नहीं आया, अशोक जी के समय में,
टपुकुड़ा कस्बे के नोला धाम श्याम मंदिर में शनिवार को होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर यहां बाबा श्याम का भव्य दरबार सजाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राम बाबू दिनकर रहे, वहीं समाज सेवी नरेश जांगीड़ विशिष्ट अतिथि रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता टपुकुड़ा नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश चंद गर्ग ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मंदिर कमेटी अध्यक्ष घनश्याम मित्तल ने बताया कि उनके द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर प्रांगण में होली मिलन समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में जयपुर के कलाकारों ने सिर पर 6 गिलास के ऊपर पानी से भरी मटकी और सिलेंडर रखकर नृत्य किया, जो कि कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक का केंद्र रहा। इस मौके पर हनुमान, भोलेनाथ, माता पार्वती, कृष्ण, सुदामा, राधा कृष्ण सहित करीब दर्जनों झांकियां सजाई गई। स्थानीय और बाहरी भजन गायक कलाकारों ने मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं का मन मोह लिया। भक्तों ने 151 किलो फूलों से होली खेली। इसके बाद आरती कर प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। मंदिर अध्यक्ष आप सब लोगों को यह हर्ष हो रहा है कि जो प्रोग्राम चल रहा है वो बड़ी धूमधाम से और सभी ग्रामवासियों की तरफ से चल रहा है। इसमें सब लोगों का योगदान है और जो ये प्रोग्राम चल रहा है ये 1 बजे तक चलेगा और सभी लोगों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसमें आगे भी बढ़ चढ़ के भाग लेना। खैरतल के वार्ड नंबर 23 मुरली कॉलोनी में गत रात्रि एक 16 वर्षीय युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। खैरतल थाना अधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के इंद्र पट्टीताज निशनपुर कुशाल नगर हाल खैरतल वार्ड नंबर 23 मुरली कॉलोनी निवासी मुन्ना यादव पुत्र राम संकल यादव ने रात्रि को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर सैटेलाइट अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इसके बाद शनिवार सुबह शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। खैरतल शहर के अनेक सार्वजनिक स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कि हादसों को न्योता दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार पूरे शहर में चाय की थड़ियों सहित चाट पकोड़े के ठेलों और हलवाइयों के प्रतिष्ठानों पर कमर्शियल सिलेंडरों के स्थान पर घरेलू सिलेंडर को काम में लिया जा रहा है, जिनसे कभी भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इधर जिला बनने के बाद भी प्रशासन की गाड़ियां मुख्य मार्गों से गुजरती हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में यदि कभी भी सिलेंडर में आग लग जाए तो इन लोगों के पास आग बुझाने के अग्निशमन यंत्र तक नहीं हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा जयपुर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा पैरा लीगल वॉलंटियर्स का 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के तीसरे दिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर सचिव मीना अवस्थी ने पैरा लीगल वॉलंटियर्स के कर्तव्यों एवं समाज में विधि और न्याय से वंचित लोगों की सहायता, राज्य सरकार द्वारा संचालित जन उपयोगी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित करने का प्रशिक्षण दिया। इसके साथ भ्रूण हत्या अपराध, लिंग परीक्षण कराना कानूनी अपराध है के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर श्रम विभाग की रेखा यादव ने श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने काश्तकारी अधिनियम के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी प्रदान की। इस मौके पर सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी गेंदालाल ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में बताया। सरिस्का बाग परियोजना में नेचर गाइड यूनियन द्वारा जंगल में पर्यटकों के भ्रमण वाले सभी ट्रकों पर साफ सफाई अभियान चलाकर प्लास्टिक डिस्पोजल गंदगी की सफाई की गई। साफ सफाई अभियान को लेकर नेचर गाइड्स में जोश देखा गया, जिन्होंने साफ सफाई, वन्य जीवों और वनस्पतियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए श्रमदान किया। नेचर गाइड लोकेश खंडेलवाल ने बताया कि जिप्सी वाहनों में जाने वाले पर्यटक मानवीय भूल, गलती और हवा के कारण कई बार ऊबड़ खाबड़ रास्तों में प्लास्टिक डिस्पोजल जंगल में गिर जाते हैं। ऐसे में सरिस्का बाग परियोजना में नेचर गाइड यूनियन की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिससे कई कट्टे प्लास्टिक डिस्पोजल उत्पाद एकत्रित कर उनका निस्तारण किया गया। इस दौरान धान का तिराई से तारुंडा चौकी तक, ब्रह्मनाथ से लेकर काली घाटी तक और आल ग्वाल गदेड़ी धान का चौकी, भैरू का तिराया, पुरानी जोड़ी के रास्तों की सफाई की गई। इस मौके पर रामहित मीणा, लोकेश सैनी, बिट्टू शर्मा, अजय प्रजापत, देशराज पायला, पूर्ण बलाई सहित पूर्ण मीणा सहित अनेक लोगों ने स्वच्छता अभियान में सहयोग किया। मानवीय भूल से क्या हो जाता है, कुछ हवा की वजह से कभी कभी कुछ इस तरह का प्लास्टिक डिस्पोजल ट्रक पे गिर जाता है। क्योंकि वहाँ वाइल्ड एनिमल्स काफ़ी प्रकार के होते हैं, तो ये डर रहता है कोई वाइल्ड एनिमल इनको नहीं खा ले, और जंगल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने स्वेच्छा से लगभग 20 गाइड आज इस अलग अलग ट्रैक पे काम कर रहे हैं। नेचर को बचाना सबके लिए ज़रूरी है। मेरे साथ मेरे छोटे अनुज और छोटे भाई के रूप में काम कर रहे हैं नेचर गाइड पूरन मास्टर जी, पूरन पका ये सीन। आज एक बहुत अच्छा अभियान चला रहे हैं हम, और चारों तरफ जो हमारी 5 टुकड़ियाँ लग रही हैं 3-3 बंदों की, और हम जो है
ये सफाई अभियान कर रहे हैं चारों तरफ हर रास्तों में। सरिस्का क्षेत्र से बहने वाली रूपारेल नदी के भरतपुर जाने वाले एक हिस्से पर रोटरी क्लब द्वारा कराया जा रहा चेक डैम निर्माण कार्य पूरा हो गया है, जिससे अब पानी का संरक्षण हो सकेगा और भूजल स्तर भी बढ़ेगा, वही वाटर रिचार्ज हो सकेगा। इस मौके पर स्थानीय ग्रामीण और रोटरी क्लब के पदाधिकारियों सहित अन्य लोग उपस्थित रहे, जिनका फूल माला साफा बांधकर सम्मान किया गया। गौरतलब है कि रूपारेल नदी नटनिकावाड़ा से 2 डिवाइडर में बटी हुई है, जिसमें रूपारेल नदी का एक हिस्सा जो भरतपुर की ओर जाता है। नदी के इस हिस्से में चांद पहाड़ी परसा का बास क्षेत्र में चेक डैम बनाया गया है, जिससे क्षेत्र के भूजल स्तर बढ़ सकेगा और पानी का संचय भी हो सकेगा। इसी लेकर रोटरी क्लब द्वारा जगह जगह चेक डैम बनाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चेक डैम बनने के बाद कई गाँव के ट्यूबवेल में पानी बढ़ गया है और भूजल स्तर बढ़ने से किसानों को काफी फायदा हो रहा है। चांद पहाड़ी परसा का बास सहित अन्य गांवों का भूजल स्तर भी बढ़ा है। वहीं रोटरी क्लब पदाधिकारी का कहना था कि रूपारेल नदी में हाल ही में 2 चेक डैम बनाए गए हैं, जिसमें 31 लाख रुपए की लागत लगाकर कार्य किया गया है। अब अन्य जगहों पर पानी संरक्षण को देखते हुए चेक डैम एनीकट बनाए जा रहे हैं, जो ग्रामीणों के लिए फायदेमंद होगा। ग्रामीणों के पूरे जो सहयोग से वे रोटरी क्लब ने जो कल उनके अधिकारियों ने मीटिंग ली, उन्होंने 5 है, उन्होंने कहा कि जितना भी ग्रामीण है जो सहयोग करेंगे जितना बना देंगे, लेकिन हाल फिलहाल 5 एनीकट के लिए मंजूरी मिली। तो सर कौन कौन सी जगह? ये निर्भयपुरा, चांदफाड़ी, कुशलपुरा जो भी है, इसमें पूरी 2 पंचायतों के दरमियान बनाया जाएगा। थानागाजी कस्बे के सूरतगढ़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक समाज सेवी ने अपनी पत्नी की याद में कक्षा का निर्माण कराया है, जिसे अब निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विद्यालय प्रबंधन के सुपुर्द कर दिया गया। जानकारी के अनुसार समाज सेवी रामपाल रेगर ने अपनी पत्नी जड़ाव देवी की यादगार में 13 लाख रुपए की लागत से स्कूल में इस कमरे को बनवाया था, जिसे अब निर्माण के बाद स्कूल प्रशासन को सुपुर्द कर दिया। इस मौके पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राम सिंह मीणा सहित स्कूल कर्मचारी और अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। तिजारा कस्बे के अहिंसा सर्किल के निकट ट्रक और बाइक में भिड़ंत हो गई। इस घटना में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से तिजारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनकी गंभीर अवस्था देखते हुए दोनों युवकों को अलवर रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार समरजीत और फौज सिंह लुहादेरा की तरफ जा रहे थे। इस दौरान कोट कासिम की तरफ से तेज गति से आ रहे ट्रक ने अहिंसा सर्किल के पास उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। रैणी उपखंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से नवनियुक्त रैणी उपखंड अधिकारी नवनीत कुमार और रैणी तहसीलदार कैलाश चंद का स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर और साफा बांधकर और प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दोनों अधिकारियों के साथ शिष्टाचार मुलाकात भी की। इस मौके पर जितेंद्र योगी, नमोनारायण शर्मा, सुनील कुमार, सुभाष चंद्र शर्मा, दिनेश बंसल, त्रिलोक कुमार, दीपक कुमार सहित अन्य स्वयंसेवक उपस्थित रहे। ये जानकारी एडवोकेट सुभाष कुमार द्वारा दी गई। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में बाबा श्याम के फाल्गुनी मेले के चलते विभिन्न स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया गया। ऐसे में श्री श्याम बाबा मित्र मंडल विराटनगर द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर स्थल बीएनडी कॉलेज के पास बनाया गया है, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। शिविर में आने वाले श्रद्धालुओं को श्याम भक्तों द्वारा भोजन, प्रसादी और आराम की सेवा दी जा रही है। आयोजित शिविर में दुर्गेश कुमार, अरविंद सैनी, अजय धादल, दर्शन बैंसला, विकास शुक्ल, रामजीलाल, सूरज कालूराम, सोनू विक्रम सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। राजगढ़ के सकट कस्बे में भूमिया महाराज के स्थान पर शनिवार को सखी मंडल की महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौजूद ग्रामीण बाला सहाय यादव ने बताया कि भजन कीर्तन कार्यक्रम के दौरान महिला श्रद्धालुओं ने ढोलक, झांझ, मंजीरे सहित अनेक वाद्य यंत्रों की धुनों पर अनेक भजनों के साथ होली गीतों की प्रस्तुतियां पेश की, जिन भजनों पर मंडल से जुड़ी अनेक महिला श्रद्धालुओं ने नृत्य किया। इस मौके पर भूमिया जी महाराज की प्रतिमा की सुगंधित फूलों से मनमोहक झांकी सजाई गई। कार्यक्रम के अंत में महाआरती के बाद भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर खैरातीलाल यादव, हरिराम यादव, रतिराम यादव, गोपाल पांचाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। उत्तर भारत के प्रसिद्ध आस्था के धाम कैला देवी में लक्खी मेले की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय भी मौजूद रहे। कैला देवी थाना परिसर में तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। कलेक्टर और एसपी ने कहा कि श्रद्धालुओं की बेहतर सुविधा उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। आपको बता दें कि आगामी 6 अप्रैल से कैला माता का लक्खी मेला शुरू होने जा रहा है। बैठक में सीओ उदय भान, एएसपी शंकर लाल, करौली एसडीएम पिंकी गुजर, हिंडौन एसडीएम हेमराज गुजर, एसीएम प्रीति चक, कैला देवी डीएसपी सीताराम वर्मा, मंदिर ट्रस्ट ओएसडी किशन पाल सिंह, ट्रस्ट परिचालक विवेक द्विवेदी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। कैला मैया के सभी भक्तजनों का
इस चैत्र पर्व नवरात्र पर्व पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मंदिर ट्रस्ट हमेशा से बहुत उत्साहित रहता है कि जितने भी भक्त यहाँ पर आए वो प्रसन्न होकर जाएं, माता रानी उनकी मनोकामना पूर्ण करें। तैयारियों में ये हमारा बहुत पुराना अनुभव है इस पर्व को आयोजित करने का, तो सभी वो तैयारियां पूरी कर ली गई है, परंतु इस बार ऐसा लगता है कि गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। इसको देखते हुए हमने अतिरिक्त प्याऊ की व्यवस्था करी है, अतिरिक्त हमने पानी सेवकों की व्यवस्था करी है, जिससे भी किसी भी भक्त को कम से कम प्यास की परेशानी से ना जूझना पड़े। पिछले पर्व में कुछ ऐसा फीडबैक आया था कि कुछ शौचालयों की कमी है, तो हमने इस पर्व के लिए लगभग पिछले पर्व से 2 गुने शौचालय भक्तों के लिए, खास तौर से गरीब भक्तों के लिए व्यवस्थित कर ली है। पूरे ही पांडाल में केवड़े के जल की बरसात अगर गर्मी ज़्यादा होती है उस स्थिति के लिए भी हमने कर लिया है। लगभग 300 सफाई कर्मचारी अतिरिक्त रूप से इस पर्व में काम करेंगे और लगभग 250 सुरक्षा कर्मचारी इस पर्व पर अतिरिक्त रूप से। कटुम्बर कस्बे के धौलागढ़ देवी मंदिर परिसर में दुर्गा मंडल जयपुर केशवानी ग्रुप द्वारा फागोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। पंडित कपिल पांडा ने बताया कि केशवानी ग्रुप जयपुर का यह 36वां फागोत्सव है। कार्यक्रम के दौरान राधा रानी के भजनों के साथ ग्रुप के सभी सदस्यों ने होली खेली। इस मौके पर धर्मवीर केशवानी, सोनिया केशवानी, सुषमा, गुड्डी, बेबी शर्मा, बोधन राजस्थानी द्वारा अनेक फाग गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। रैणी उपखंड क्षेत्र के माचाड़ी कस्बे में मालीबास चौराहे पर स्थित शिव मंदिर पर 17 मार्च से 24 मार्च तक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कथा वाचिका प्रेमलता शर्मा द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का वाचन किया जाएगा। वहीं कथा के शुभारंभ से पहले नंगेश्वर धाम आश्रम से सुबह 9:15 बजे कलश यात्रा के साथ नगर परिक्रमा की जाएगी। यह कलश यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए शिव मंदिर पहुंचेगी। उसके बाद पूजन कर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं 24 मार्च को पूर्णाहुति एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। कथा वाचन का समय सुबह 11 बजे से साढ़े 4 बजे तक रहेगा। लायंस क्लब राजगढ़ की साधारण सभा की बैठक कस्बे के निजी होटल पर क्लब अध्यक्ष खेम सिंह आर्य की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कॉन्फ्रेंस के शानदार आयोजन के लिए रीजन चेयरमैन वीरेंद्र दादिच को वोट ऑफ थैंक्स दिया गया। मीटिंग में आगामी दिनों में मतदाता जागरूकता रैली निकालने, मधुमेह जांच एवं निदान शिविर का आयोजन करने, विकलांग महापता शिविर, ब्लड डोनेशन कैंप, गर्मियों में पक्षियों के लिए परिंदे लगाने सहित अन्य गतिविधियां आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर अनेक लोगों ने नए सदस्य के रूप में लायंस क्लब की सदस्यता ग्रहण की। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।